हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे सेशन नंबर 174 की। आज के सेशन में मैंने पैराजंबल और ये जो क्लोज टेस्ट या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चल रहा था उसके स्थान पर कॉमन एरर्स ली हैं। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इन कॉमन एरर्स के माध्यम से कि अभी थोड़ा सा पैटर्न जैसे चेंज हुआ है। एसएससी सीजीएल में आपने देखा, फेज वाले एग्जामिनेशंस में आपने देखा कि थोड़ा बहुत क्वेश्चंस का लेवल भी आपको मिला है कि थोड़ा सा अप है लेवल, और एक थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज है। तो इसी के चलते ये एरर्स मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। आपको समझ में आएगा कितने बड़े बड़े सेंटेंसेस अब आपसे पूछे जाने लगे हैं। और आपको ऐसा भी महसूस होगा कि ये एरर्स वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये आराम से हो सकते हैं अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो, क्योंकि ये न्यूज़पेपर वाले सेंटेंसेस ही हैं। देखिए साइज देखिए सेंटेंस की, ये न्यूज़पेपर वाले सेंटेंस ही हैं। तो जो बच्चा न्यूज़पेपर डेली पढ़ेगा उसको आसानी से अंदाजा लग जाएगा कि कौन से सेगमेंट में एरर है और क्या एरर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाइल द प्रपोजल अपीयर्ड pragmatic ऑन पेपर इट्स इम्प्लीमेंटेशन प्रूव्ड मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एक्सपेक्टेड। ये कह रहा है यद्यपि जो प्रपोजल था, प्रस्ताव था, वो कागजों में तो प्रैग्मेटिक लगा, है ना। प्रैग्मेटिक का मतलब है प्रैक्टिकल। अब यहाँ पे कोई एग्जैक्ट ऐसे हिंदी निकालने की आवश्यकता है नहीं, खैर आपको एक हैबिट डेवलप करनी है कि आपको देखते ही समझ में आ जाए कि कहाँ एरर हो सकता है। तो यद्यपि जो प्रस्ताव था वो पेपर पर तो प्रैग्मेटिक प्रतीत हुआ, फिर भी इट्स इम्प्लीमेंटेशन प्रूव्ड मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एक्सपेक्टेड। इसका जो लागू करने का प्रोसेस है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा, जटिल प्रतीत हुआ, सिद्ध हुआ, जितना कि एक्सपेक्ट किया गया था। तो इट्स इम्प्लीमेंटेशन में आपको पता है कि ये जो इट्स होता है, ये वाला इट्स, ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है, और ये वाला जो इट्स होता है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है किसका? इट इज का। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है इट इज का, और ये है इट्स पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? इट्स इसको हटाएंगे और इसके स्थान पे ये वाला इट्स लगाएंगे। ये आएगा आंसर। दूसरा देखिएगा, दूसरा है दैट द रिपोर्ट फेल टू एड्रेस द रूट कॉजेज ऑफ द कम्युनिटी अनरेस्ट वर सरप्राइजिंग। अब देखो, ये हम लोग पढ़ते हैं बहुत बार कि दैट को एक बार छोड़ दीजिए। द रिपोर्ट, इसकी वर्ब है फेल्ड। रिपोर्ट असफल रही। एड्रेस करना मतलब सॉर्ट आउट करना, प्रॉब्लम को डील करना, है ना। द रूट कॉजेज ऑफ द कम्युनिटी अनरेस्ट, अनरेस्ट का मतलब बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है। तो जो रिपोर्ट जो है असफल रही, जो भी मूल कारण थे सामुदायिक बेचैनी, अनरेस्ट या विद्रोह के, उन चीजों को टैकल करने में, उनको डील करने में असफल रही। ये बात, अब ये पूरा जो कहानी है यहां से लेकर यहां तक, इसके लिए दैट दे रखा था। तो दैट यहां पे सिंगुलर है तो वॉज आएगा। वो सरप्राइजिंग था, एक वचन है। गिवन द एग्जॉस्टिव डेटा कंपाइल्ड ओवर सेवरल मंथ्स, इस चीज को देखते हुए, गिवन का मतलब कंसिडरिंग होता है। किस बात को देखते हुए? इस बात को देखते हुए। एग्जॉस्टिव जो होता है वो कॉम्प्रिहेंसिव होता है, समग्र। ठीक है, और कंपाइल करना मतलब संकलित करना, इकट्ठा करना एक जगह पे। तो ये सरप्राइजिंग था इस बात को देखते हुए कि बहुत ज्यादा मात्रा में या काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डेटा कॉम्पिलेशन हुआ था, संकलित किए गए थे डेटा कई महीनों के दौरान। ये आपका आंसर है, वो हो जाएगा दैट को देखकर। थर्ड जो है, व्हाट रेंडर्स द ड्राफ्ट लेजिस्लेशन पर्टिकुलरली कंटेंशियस इज नॉट। रेंडर का मतलब होता है कोज या मेक, बनाना, है ना। बहुत बार पढ़ते हैं हम इसको अखबार पढ़ने के दौरान। ड्राफ्ट लेजिस्लेशन का मतलब है जो प्रपोज लेजिस्लेशन है, जो बना नहीं है, मसौदा है, अभी फिलहाल रफ है, तो इसको कहेंगे प्रपोज्ड लेजिस्लेशन, जो अभी बना नहीं है, प्रस्तावित है। कंटेंशियस का मतलब होता है डिस्प्यूटेबल या कंट्रोवर्शियल, डिस्प्यूटेबल या कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद। तो ये कह रहा है व्हाट रेंडर्स द ड्राफ्ट लेजिस्लेशन पर्टिकुलरली कंटेंशियस, क्या चीज है जो कि ड्राफ्ट लेजिस्लेशन को विशेष करके विवादास्पद बनाती है। वो अभी व्हाट रेंडर्स से लेकर यहां तक जो है उसकी वर्ब इज है। नॉट इट्स प्रपोज्ड रीअलाइनमेंट, वो ये नहीं है कि इसका जो प्रस्तावित पुनः संयोजन है, रीअलाइनमेंट का मतलब है रीस्ट्रक्चरिंग, फिर से व्यवस्थित करना, रीस्ट्रक्चरिंग या रीऑर्गेनाइजेशन, फिर से व्यवस्थित करना, ये कहलाता है क्या? रीअलाइनमेंट। तो कह रहा है कि
क्या चीज है जो ड्राफ्ट लेजिस्लेशन को विशेष करके विवादास्पद बनाती है? वो ये नहीं है कि इसका प्रस्तावित पुनः संयोजन किस चीज का, फिस्कल पावर्स का, वित्तीय शक्तियों का, पर से का मतलब होता है बाई इटसेल्फ, अपने आप में, स्वयं से, ठीक है। बट इट प्रेज्यूम्स, अब यहां पे एक एरर है। देखिए क्या चीज है जो इसे ये बनाती है, वो ये नहीं है ना, वो ये नहीं है प्रस्तावित। तो देखिए क्या नहीं है और क्या है वो बता रखा है। तो जैसे इसके बाद सीधा इसने इट्स प्रपोज्ड रीअलाइनमेंट जोड़ा, पजेसिव एडजेक्टिव, फिर आपका नाउन और ये एडजेक्टिव जोड़ दिया। वैसे ही देखो दैट लगा के तो हम एक क्लोज बनाते हैं, दैट से तो हम एक पूरे क्लोज का निर्माण करते हैं, आगे सब्जेक्ट और वर्ब लगाते हैं। एक्चुअल में आपका तुलना जो है ना परफेक्ट नहीं हुई यहां पे। क्या चीज है जो ड्राफ्ट लेजिस्लेशन को विशेष करके कंटेंशियस बनाती है? वो ये नहीं है, ठीक है, वो इसका प्रपोज्ड अलाइनमेंट नहीं है फिस्कल पावर्स का, बल्कि क्या है, तो बल्कि ये है। तो यहां पे जैसे पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन है, वैसे ही पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन लगाएं, तो इट्स लगाएं और प्रिजम्पशन करें। प्रिजम्पशन का मतलब है अनुमान, ये प्रिजम्पशन, इसका मतलब है अनुमान। कंजंक्चर, कंजंक्चर एक वर्ड होता है, इसका सिनोनिम ये ले सकते हैं। तो ये तुलना परफेक्ट नहीं थी, ये एरर था इसमें, ठीक है। एम्पेरिकल सब्सटेंशिएशन, सब्सटेंशिएशन रेटिफिकेशन होता है, पुष्टि करने का प्रोसेस होता है। लिखना चाहें तो लिख लें आप, रेटिफिकेशन, पुष्टि करने की प्रक्रिया। और एम्पेरिकल जो होता है वो होता है एक्सपेरिमेंटल, प्रयोग पर आधारित या तथ्यों पर आधारित, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। नॉट बेस्ड ऑन थियरी, थियरी पर आधारित नहीं हो, प्रैक्टिकल जो आधारित हो उसको बोलते हैं एम्पेरिकल। खैर चलो, ये हमारा काम हो ही गया, यहाँ पे प्रिजम्पशन आना चाहिए था। आगे चलिएगा, आगे है मच ऑफ व्हाट अपीयर्स टू बी कोऑर्डिनेशन अमंग द रेगुलेटरी बॉडीज एंड प्राइवेट स्टेक होल्डर्स। तो जो कुछ अपीयर होता है कि कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन का मतलब समन्वय होता है, ठीक है, कि जो ऐसे लग रहा है कि कोऑर्डिनेशन है किस किस के बीच में, रेगुलेटरी बॉडी और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स के बीच, ठीक है। मच ऑफ व्हाट अपीयर्स टू बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द रेगुलेटरी बॉडीज एंड प्राइवेट स्टेक होल्डर्स। एक तो देखो यहाँ पे अमंग ही गलत, क्योंकि यहाँ बिटवीन आना चाहिए, क्योंकि आपको दो दे रखे हैं, एक तरफ तो है रेगुलेटरी बॉडीज और दूसरी तरफ है प्राइवेट स्टेक होल्डर्स। ये तो होगी नियामक संस्थाएं जो नियम वगैरह बनाती हैं, ये है निजी हित धारक, स्टेक होल्डर्स का मतलब जिसका हित शामिल हो किसी चीज में उसको स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। और चूंकि मच से स्टार्ट है, मच यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, इसकी वर्ब मच के साथ तो हमेशा सिंगुलर ही आएगा, तो इज आएगा यहाँ पे, ये गलती थी। तो मच ऑफ व्हाट अपीयर्स टू बी कोऑर्डिनेशन, जो भी ऐसे प्रतीत होता है कि रेगुलेटरी बॉडीज और स्टेक होल्डर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है, उसका अधिकांश भाग जो है इज इन फैक्ट वो वास्तव में कोइंसिडेंटल ओवरलैप्स कोज्ड बाय डिफरिंग मैंडेट्स, जो अलग अलग मैंडेट्स है उसके चलते जो संयोगवश ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैप मतलब इंटरसेक्शन मान लो, ये मिलन मान लो, है ना, संयोगवश जो मिलाप है, संयोगवश जो मिलन है वो है वास्तव में, ये कहना चाह रहा है। तो मच केस देखकर इज आएगा। और एक क्वेश्चन आपका क्या है वो देखो, दैट द फ्रेमवर्क लैक्स प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी इज लेस प्रॉब्लमेटिक। अब दैट फिर से देखो यहां से स्टार्ट है, तो दैट को छोड़ दें, यहां से देखें। फ्रेमवर्क का मतलब सिस्टम होता है, स्ट्रक्चर होता है, तो ये जो सिस्टम है उसमें कमी है, लैक का मतलब कमी, प्रोविजंस का मतलब प्रावधान, फॉर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी ये होता है पिछली चीजों के साथ में तालमेल, बैकवर्ड मतलब पीछे की चीजें, कंपैटिबिलिटी तालमेल, इज लेस प्रॉब्लमेटिक। अब ये इज जो है वो दैट को देखकर आ रहा है, ये कम समस्याकारी चीज है किसकी तुलना में, देन द अजम्पशन, इस अनुमान की तुलना में, दैट ऑल पेरिफेरल इंस्टीट्यूशन, पेरिफेरल मतलब सब्सिडियरी इंस्टीट्यूशन, जो सहायक संस्थाएं हैं उसको बोलते हैं पेरिफेरल, इसको लिख सकते हो सब्सिडियरी, सहायक संस्थाएं, ठीक है। तो जो भी सारी की सारी सहायक संस्थाएं हैं, विल विदाउट कोअर्सन, कोअर्सन का मतलब होता है कंपल्सन, ऑब्लिगेशन, मजबूरी, तो ये संस्थाएं जो हैं बिना बाध्यता के, बिना मजबूरी के क्या करेंगी, विल दे रखा है देखो यहाँ पे, विल के साथ बेस फॉर्म आएगी एडहियर, वो पालन करेंगी, एडहियर, विल मॉडल है, मॉडल में बेस फॉर्म आएगी, एस नहीं जुड़ेगा। एडहियर का मतलब होता है ओबे करना, एडहियर के साथ टू लगता है, देखो ये टू लग रहा है, और एडहियर के बराबर आप लिख सकते हो कंप्लाई विद, पालन करना, किसका,
टू द सेंट्रल डायरेक्टिव मतलब केंद्रीय निर्देशों का, एज फ्रेम जैसे कि वो बनाए गए हैं निर्देश उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ विल के साथ बेस फॉर्म आएगी, यहाँ मच के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना था। तो ये कुछ चीजें आपको बस याद रखनी है और कुछ खास ऐसा था नहीं। बाकी अगर आपको हैबिट होगी इन चीजों को पढ़ने की तो आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि अब एसएससी थोड़ा सा अलग मोड में आ गया है और इंग्लिश का पेपर जो है इस प्रकार का दिया गया है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब अपने जो वोकैब वाला सेक्शन है जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, कीप ऑफ, फ्रेजल वर्ब। कीप ऑफ का मतलब होता है स्टे अवे फ्रॉम, अवॉइड टचिंग और गोइंग नियर, दूर रहना। अवॉइड टचिंग और गोइंग नियर मतलब किसी के नजदीक न जाना, टच करने से बचना, ये सब है। कीप मतलब रखना, ऑफ मतलब होता है सेपरेट, तो अपने आप को दूर रखना, ये मतलब है। प्लीज कीप ऑफ द ग्रास इन द गार्डन, घास से दूर रहो गार्डन में। मेक ओवर, देखो मेक ओवर आपने सुना होगा, एक तो होता है मेकअप, एक होता है मेक ओवर। मेकअप का मतलब तो है कि भाई आपने कोई बस एक क्षतिपूर्ति की है, जैसे मान लीजिए मेकअप करती हैं महिलाएं, तो उसमें क्या होता है कि जनरली जो छोटा मोटा मतलब ऐसे लगे कि हाँ भाई थोड़ा बहुत चेहरे को ग्लो करवाना है, उसके लिए मेकअप किया जाता है। मेकओवर जो है पूरी तरीके से शक्ल ही चेंज कर दी जाए, पूरा का पूरा रूप ही चेंज कर दिया जाए, उसको मेकओवर बोलते हैं। या तो ये है, और या फिर क्या होता है, मेकओवर का मतलब है, मेक मतलब बनाना, ओवर का मतलब समाप्त। जैसे मान लीजिए कोई चीज है वो समाप्त हो चुकी है, उसको नए सिरे से आप बनाने के लिए किसी को देते हैं, तो ये काम करेगा हैंडओवर की तरह। जैसे हैंडओवर होता है सौंपना, ठीक वैसा ही होता है मेकओवर, ट्रांसफर करना ओनरशिप या कंट्रोल को। तो ये है शी मेड ओवर हर प्रॉपर्टी टू हर सन बिफोर रिटायरिंग, उसने रिटायरमेंट से पहले, रिटायर होने से पहले अपनी प्रॉपर्टी जो है वो अपने बेटे को दे दी। C2, C2 का मतलब है टेक केयर ऑफ, मतलब ध्यान रखना, व्यवस्था करना। तो सी का मतलब देखना है, टू का मतलब किसी तरफ, टू जो है डेस्टिनेशन के लिए आता है प्रेपोजिशन की, टू आप देख रहे, देखने के लिए कहा गया है और देखने के लिए कहा गया है कि इस चीज को देखो, मतलब इस चीज पर ध्यान लगाओ। ठीक है, इसका ध्यान रखना, इसको अटेंड करना है, इसको हैंडल करना है। तो डोंट वरी अबाउट द अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स के बारे में चिंता ना करें, आई विल सी टू एवरीथिंग, मैं हर चीज का ध्यान रखूंगा, ये मतलब है इसका। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। पास फोर, पास फोर का मतलब है टू बी एक्सेप्टेड और मिस्टेकन फॉर समथिंग और समवन, किसी को कुछ समझा जाना, गलती से कोई चीज को समझा जाना, किसी को समझाना। पास मतलब गुजरना, फोर मतलब के लिए। जैसे मान लीजिए आप कई बार जैसे होता है ना हॉस्पिटल्स में, आजकल जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें ऐसा होता है कि भाई आप मरीज के साथ में जो अटेंडेंट होते हैं उनको कहते हैं कि भाई एक ही व्यक्ति उनके साथ रह सकता है, बाकी व्यक्ति बाहर निकलिए। अगर किसी ने मान लीजिए ऐसे ही पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है और उसको किसी ने पास होने दिया, उसने जो गेट कीपर होते हैं उसने उसको पास होने दिया, ये मानते हुए कि डॉक्टर ही होगा, डॉक्टर को तो खैर अलाउ करते ही हैं, तो डॉक्टर को पास होने दिया किसके लिए, किसी वार्ड में जाने के लिए, तो उसको मान लिया उसने डॉक्टर है, गलती से समझ लिया, इसको पास फॉर बोलते हैं। तो टू बी एक्सेप्टेड और मिस्टेकन फॉर समथिंग और समवन विद हिज एक्सेंट, उसका एक्सेंट देखकर ही कुड इजिली पास फॉर ए नेटिव स्पीकर, तो वो आसानी से समझा जा सकता था कि नेटिव स्पीकर है, मतलब रहने वाला, मतलब जैसे जैसे एक्सेंट होता है ना कि अंग्रेजी में बोलता ही ऐसे कि देखने पे लगता है, सुनने पे लगता है कि अंग्रेजी ही होगा, तो वैसे नेटिव स्पीकर उसको समझा गया। रन थ्रू, रन का मतलब दौड़ना है, थ्रू मतलब किसी के भीतर से, किसी में से होकर दौड़ना है। तो सोच कर देखिए, अगर आपने कोई चीज तैयार कर ली है और बस फटाफट से आप दौड़कर उसके अंदर से एक बार फिर से नजरें घुमा रहे हैं, तो आप रिहर्स कर रहे हैं, जल्दी से आप रिहर्स कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। टू यूज अप, समाप्त करना भी होता है। मान लीजिए कोई चीज आपके पास है और उसमें से आपने फटाफट से दौड़कर उस चीज को कंप्लीट कर दिया है, मतलब आपकी स्पीड उस चीज को कंज्यूम करने की इतनी अधिक थी कि वो अब उसका यूज जो है अप हो चुका है, समाप्त कर दिया आपने। और टू एक्सप्लेन ब्रीफली, कई बार होता है कि रिवीजन के लिए, जैसे मैंने जो भी पढ़ाया है पहले जो मैंने लिए हैं उसके मैंने कहा कि भाई मच है उसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें, विल था इसलिए बेस फॉर्म का प्रयोग करें। तो ये क्या था, ये मैं फटाफट दौड़ते हुए उसमें से गो थ्रू मैंने कर लिया, तो इसको बोलते हैं एक्सप्लेन ब्रीफली। लेट्स रन थ्रू द प्लान वंस बिफोर द मीटिंग स्टार्ट्स। तो ये कह रहा है
कि मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले फटाफट से इस प्लान को हम क्या कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं जल्दी से। ये फ्रेजल वर्ब्स। अब है इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसमें 150 तक हो चुकी थी। टू फाइट टू द फिनिश, फाइट लड़ना, टू द फिनिश मतलब अंत तक लड़ना। तो टू कंटिन्यू फाइटिंग और कंपीटिंग अंटिल द एंड, तो अंत तक कंपीट करना, लड़ना, अंत तक संघर्ष करना। बोथ टीम्स डिसाइडेड टू फाइट टू द फिनिश डिस्पाइट द बैड वेदर, दोनों ही टीमों ने तय किया कि वो अंत तक कंपीट करेंगी खराब मौसम के बावजूद। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब क्या है? ओल्ड ब्लॉक पुराना ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब पत्थर का या धातु का टुकड़ा होता है। चिप जो है, चिप को टुकड़े को ही बोलते हैं, छोटा टुकड़ा होता है, स्मॉल पीस को बोलते हैं। तो कोई बड़ा टुकड़ा है, बड़ा भाग है, उसका छोटा टुकड़ा, मतलब संबंध तो उसी से है ना। जनरली जैसे ऐसे मानिए कि कोई ऐसे कोई पदार्थ है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा, ये इसका ही तो पार्ट है। तो वैसे जैसे अ पर्सन हु रिजेंबल्स हिज और हर पेरेंट इन कैरेक्टर और बिहेवियर, ऐसा एक व्यक्ति जो अपने माता पिता से, पेरेंट से, कैरेक्टर, पेरेंट मतलब माता या पिता से, एक ही लिया है इसने, पेरेंट सिंगल लिया है, पेरेंट्स नहीं लिया, तो माता या पिता से कैरेक्टर में या बिहेवियर में मिलता जुलता हो। जैसे जो भी धातु का टुकड़ा होगा वो वैसे ही उस धातु के गुण तो उस टुकड़े में भी होंगे, तो वैसा ही माता पिता के गुण अपने बच्चों में होंगे। तो कोई एक व्यक्ति जो अपने माता या पिता से मिलता जुलता है कैरेक्टर में या बिहेवियर में। राहुल इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, तो राहुल जो है वो उसके पेरेंट्स के जो गुण हैं उसमें हैं। जस्ट एज हार्ड वर्किंग एज इज फादर, उतना ही मेहनती है जितना कि उसके पिता हैं। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, अपने कोट को काटना, अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, अपने क्लॉथ के अकॉर्डिंग, जितना कपड़ा है उसके अकॉर्डिंग कोट काट लेना। जितने संसाधन हैं, जितने रिसोर्सेज हैं उसमें जीवन व्यतीत करना। जितनी चादर लंबी है उतने पैर पसारना, ये मतलब होता है टू लिव विद इन वंस मीन्स, स्पेंड अकॉर्डिंग टू इनकम, अपनी आय के अनुसार स्पेंड करना, अपने साधनों में जीवन व्यतीत करना, अपनी हैसियत के अनुसार खर्च करना। आफ्टर लूजिंग हिज जॉब, अपने जॉब लूज करने के बाद, ही लर्न टू कट हिज कोट अकॉर्डिंग टू हिज क्लॉथ, वो जान गया, वो समझ गया, उसने सीख लिया कि साधनों में ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। इन डोल्ड्रम्स, ये जो डोल्ड्रम्स होता है ये एक प्रकार से आप ये मानिए कि इस इन डोल्ड्रम्स जो है इसका मतलब ही ये है कि कंफ्यूजन में रहना या फिर खराब स्थिति में रहना, कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में रहना। तो इन डोल्ड्रम्स का मतलब है इन अ स्टेट ऑफ सैडनेस, इनएक्टिविटी और स्टैग्नेशन, ठीक है, निष्क्रिय स्थिति में होना। द कंपनी हैज बीन इन डोल्ड्रम्स सिंस द इकोनॉमिक स्लोडाउन, तो कंपनी जो है वो स्टैग्नेशन की स्थिति में रही, मतलब कोई प्रोग्रेस इसमें नहीं हुई। कब से? आर्थिक मंदी के बाद से। स्लो डाउन का मतलब है स्लंप, स्लो डाउन का एक सिनोनिम डाल सकते हैं आप, स्लंप, मंदी, आर्थिक मंदी। अगला है विन लॉरेल्स, लॉरेल्स का मतलब सम्मान है, ठीक है। विन मतलब जीतना है, तो सम्मान प्राप्त करना, प्रशंसा प्राप्त करना, फेम प्राप्त करना। शी वन लॉरेल्स फॉर हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, उसको सम्मान मिला उसके शानदार प्रस्तुति के लिए इन द नेशनल एग्जाम में। फिर आपके वन वर्ड्स, वन वर्ड्स में पहला है सैडिस्ट। सैडिस्ट वो व्यक्ति है जो किसी दूसरे को दुख पहुंचाकर खुश होने वाला, आनंद लेने वाला। अ पर्सन हु गेट्स प्लेजर फ्रॉम हर्टिंग अदर्स, दूसरों को हर्ट करके खुशी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सैडिस्ट बोलते हैं। अ सैडिस्ट एंजॉयज सीइंग अदर्स सफर, एक सैडिस्ट व्यक्ति जो होता है दूसरों को दुख में देखकर एंजॉय करता है। विच शोज अ लैक ऑफ एम्पैथी, जो दिखाता है कि उसमें एम्पैथी की कमी है। एम्पैथी मतलब जो दूसरा फील कर रहा है वैसा तुम भी फील कर पाओ, तो उसको एम्पैथी बोलते हैं, समान अनुभूति इसको बोलते हैं। पेरेनियल, पेरेनियल का मतलब होता है लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग और सीमिंगली इनफिनिट टाइम, एवर लास्टिंग मतलब काफी लंबे समय तक रहने वाला, एवर लास्टिंग जो हो, चिरस्थायी हो। तो पॉवर्टी एंड करप्शन आर पेरेनियल प्रॉब्लम्स इन मेनी सोसाइटीज, बहुत सारे समाजों में गरीबी और भ्रष्टाचार जो है वो समस्याएं, शाश्वत समस्याएं हैं, नेवर एंडिंग समस्याएं हैं। क्विल, क्विल होता है वैसे तो पंख, और पंख ये पंख जो कलम के रूप में काम आए उस पंख को हम बोलते हैं, ठीक है। पक्षी के जो पंख जो कलम के रूप में, पहले के टाइम पे आपने देखा होगा कि राजा महाराजा जब भी अपने दरबार में कोई पत्र भेजते थे किसी को, तो वो उस कलम से ही इंक में
उसमें इमर्स करके और फिर उसी को कलम के रूप में यूज कर लिखते थे। तो पंख का कलम, राइटिंग पेन मेड फ्रॉम अ फेदर, लिखने का कलम जो कि फेदर से बना हो, द होलो शाफ्ट ऑफ अ फेदर, ठीक है, पंख की नोक। इन एंशियंट टाइम्स, पुराने समय में, पीपल यूज्ड क्विल्स एंड इंक टू राइट मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये होता है हस्तलिपि जो कह सकते हो, हस्तलिखित चीजें जो है उसके लिए इनका यूज करते थे। मनुस्मृति। नेक्स्ट, रेफरेंडम जनमत संग्रह को बोलते हैं, सुना होगा बहुत बार आपने। अ डायरेक्ट वोट बाय द पीपल ऑन अ स्पेसिफिक पॉलिटिकल क्वेश्चन, किसी भी राजनीतिक प्रश्न पर सीधा प्रत्यक्ष जो वोटिंग होती है लोगों ने उसको जनमत बोलते हैं। द गवर्नमेंट हेल्ड अ रेफरेंडम, गवर्नमेंट ने जनमत संग्रह करवाया टू डिसाइड ऑन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नए संविधान के बारे में कुछ जानकारी जुटाने के लिए या कुछ तय करने के लिए। सेरिकल्चर, ये रेशम पालन, रेशम कीट पालन होता है। द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, रेशम का प्रोडक्शन, एंड द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, और रेशम कीटों का रियरिंग, रियरिंग का मतलब वैसे पोषण करना, पालना, ठीक है, इनका पालन फॉर दिस पर्पस, इसके लिए भी रेशम का प्रोडक्शन करना है तो आपको सिल्क वॉर्म को रियर करना पड़ेगा। तो ये है सेरिकल्चर इज एन इंपॉर्टेंट रूरल इंडस्ट्री इन सदर्न इंडिया, सेरिकल्चर जो है एक महत्वपूर्ण ग्रामीण इंडस्ट्री है सदर्न इंडिया में, दक्षिणी भारत में, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट, ये कुछ फिक्स प्रेपोजिशन वाले क्वेश्चन है, खुद से करने की कोशिश करें आप। क्या कह रहा है, ही हैज बीन इल, इल के साथ विद लगता है, बीमार है, और बीमारी का कारण क्या है, फीवर। ही हैज बीन इल विद फीवर फॉर 3 days। द ओल्ड हाउस वॉज इन्फेस्टेड विद, इन्फेस्टेड विद का मतलब होता है फुल ऑफ, इसका मतलब है फुल ऑफ, या फिर इसको हम कहते हैं फिल्ड विद, भरा हुआ होना, और जनरली नेगेटिव चीजों से भरे हुए होने को इन्फेस्ट विद कहते हैं, ठीक है। द टीचर इज वेरी पॉपुलर, पॉपुलर में विद लगता है, प्रसिद्ध है अपने स्टूडेंट्स में, पॉपुलर में विद लगेगा, तीनों में विद है। ही इज ऑलवेज ओपन, ओपन में टू लगेगा, खुला है, और किस चीज के लिए खुला है उसके लिए टू, तो ही इज ऑलवेज ओपन टू न्यू आइडियाज और सजेशंस, वो हमेशा ही ओपन है नए आइडियाज और सुझावों के लिए, मतलब अगर आप नए आइडिया देंगे तो हमेशा वेलकम करेगा। द सोल्जर्स वर कंप्लीटली ओबीडियंट, ओबीडियंट में टू लगता है, आज्ञाकारी होना, सोल्जर्स जो थे वो पूरी तरह से आज्ञाकारी थे अपने कमांडर के प्रति, ठीक है, उनके आगे आज्ञा का पालन करने वाले थे। तो ये आपके फिक्स प्रेपोजिशन। अब आइए एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं, किस बारे में है। दिस एडिटोरियल हाईलाइट्स केरलाज रिमार्केबल अचीवमेंट इन एलिमिनेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी, ये एडिटोरियल हाईलाइट करता है केरला की शानदार उपलब्धि के बारे में। उपलब्धि क्या है, इन्होंने बहुत ज्यादा प्रचंड जो गरीबी थी उसको हटाया है, थ्रू इंक्लूसिव वेलफेयर गवर्नेंस, कैसे, समावेशी या इंक्लूड करके, क्या, वेलफेयर गवर्नेंस, कल्याणकारी स्कीम चलाकर, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सामुदायिक भागीदारी के द्वारा, एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, और विकेंद्रीकरण योजना के द्वारा। इट प्रेजेस द स्टेट, ये एडिटोरियल प्रशंसा करता है राज्य की, राज्य है केरला इसलिए दे लग रहा है, फॉर सेटिंग ए नेशनल एग्जाम्पल, कि इसने एक राष्ट्रीय उदाहरण प्रस्तुत किया है, इन ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास, एंड सोशल जस्टिस, और सामाजिक न्याय में, ठीक है। ये फर्स्ट स्लाइड है। अब एक बार आप जो बच्चे खुद से पढ़ना चाहें कि हम पहले खुद पढ़ें उसके बाद आप बताओ, तो मैं एक बार हट रहा हूं स्क्रीन से, पढ़ लीजिए। अब देखिए, अ केरला स्टोरी, केरला कहानी, ऑन इरेडिकेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी के उन्मूलन को लेकर। इरेडिकेशन जो होता है इसका मतलब है उन्मूलन, जड़ से उखाड़ना, एलिमिनेशन, वाइपिंग आउट, रूटिंग आउट। एग्जाम्पलरी का मतलब होता है उत्कृष्ट। डेस्टिनी का मतलब भाग्य, ये तो खैर पिछले स्लाइड से आ गए। देखिए तो क्या कह रहा है, केरला नॉन फॉर इट्स एग्जाम्पलरी रिकॉर्ड, केरला सब्जेक्ट, नॉन के साथ वैसे टू भी आता है, लेकिन वो पैसिव वॉइस में तब आता है जब आपको ये बताए कि इसको जानने वाला कौन है। केरला, इसको जानने वाला कौन है, अगर ये होता तो टू आता, लेकिन इसको किस चीज के लिए जाना जाता है, ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, उसके लिए फोर आएगा। तो इसके बारे में बताया, केरला जो जाना जाता है, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव, अपने उत्कृष्ट रिकॉर्ड के लिए, किसमें, सामाजिक और मानवीय विकास, एंड फॉर हेल्थ केयर सिस्टम्स, और स्वास्थ्य संबंधी तंत्र के लिए, कंपेरेबल टू, किसकी तुलना में, डोज ऑफ, डोज किसके लिए आ रहा है, इन सब चीजों के लिए आ रहा है,
डेवलप्ड नेशंस, ठीक है, वो सिस्टम्स जो कि विकसित राष्ट्रों में मिलते हैं उनकी तुलना में यहां पर भी अच्छे सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम मिलेगा। अचीव्ड, ये इसकी वर्ब है केरला की। इस केरला ने अचीव किया अनदर माइलस्टोन, एक और उपलब्धि, ये माइलस्टोन का मतलब है अचीवमेंट, ऑन इट्स 69th फॉर्मेशन डे, ये है फाउंडेशन डे, अपने स्थापना दिवस पर 1 नवंबर को द इरेडिकेशन, और वो क्या है, वो है उपलब्धि इरेडिकेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी का इरेडिकेशन। एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब है प्रचंड गरीबी, है ना, बहुत ज्यादा गरीबी, अत्यंत गरीबी। तो फिर समझ लो, यहां एग्जाम्पलरी है वो एडजेक्टिव और रिकॉर्ड जो है वो नाउन। तो केरला जिसको जाना जाता है अपने उत्कृष्ट रिकॉर्ड के लिए, रिकॉर्ड किस में, सामाजिक और मानवीय विकास के, एंड फॉर हेल्थ केयर सिस्टम्स, और किसके लिए, हेल्थ केयर सिस्टम्स के लिए, कंपेरेबल टू, कंपेरेबल में टू लगेगा, है ना, किसकी तुलना में, दोज, दोज यहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आ रहा है, इस सिस्टम्स के लिए। तुलना किससे करी है, तुलना करी है हेल्थ केयर सिस्टम्स जो डेवलप्ड नेशंस के हैं उनसे, ठीक है, उसमें इसका नाम काफी फेमस है। केरला ने अचीव किया, सेकंड फॉर्म लगाई। अनदर माइलस्टोन, माइलस्टोन का मतलब अचीवमेंट है, नाउन है, इसने एक और उपलब्धि हासिल की, ठीक है। अनदर है वो डिटरमिनर है। अनदर की कहानी ये रहती है कि अनदर का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, जब एक वचन संज्ञा हो, गिनने योग्य हो, तब यूज करते हैं, लेकिन जेनरिक रेफरेंस में होना चाहिए, जेनरिक होना चाहिए, जेनरिक होना चाहिए मतलब कि इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं हो, और कौन कौन से माइलस्टोन है ये नहीं दे रखा हो, तो एग्जैक्टली नहीं पता और माइलस्टोन कितने हो सकते हैं, इसलिए हमने अनदर का प्रयोग किया। कब, फॉर्मेशन डे, फॉर्मेशन डे मतलब है फाउंडेशन डे, स्थापना दिवस, स्टैब्लिशमेंट डे। नवंबर 1 तो ऑन का प्रयोग हम करते हैं जब आप डे और डेट की बात करते हैं, तो पर्टिकुलरली किसी डे या डेट की बात करने पर ऑन लगता है। इरेडिकेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, इरेडिकेशन से पहले द इसलिए है कि इरेडिकेशन किसका है वो दे रखा है आपको, एक्सट्रीम एडजेक्टिव है और पॉवर्टी नाउन है, ठीक है, आगे चला जाए। दिस रिजल्टेड फ्रॉम अ 4 ईयर, ये जो चीज हुई कि एक्सट्रीम पॉवर्टी का जो एलिमिनेशन हुआ, इरेडिकेशन हुआ, ये हुआ कैसे, तो दिस रिजल्टेड फ्रॉम, रिजल्टेड फ्रॉम मतलब कोज्ड बाई कह सकते हो, ठीक है, ये किस कारण से हुआ, ड्यू टू कह सकते हो, इसका मतलब ड्यू टू पढ़ सकते हो, ये इस कारण से हुआ, दिस सब्जेक्ट हो गया, रिजल्टेड वर्ब हो गई। अ 4 ईयर, एक 4 साल का मेटिकुलसली प्लान्ड प्रोग्राम, मेटिकुलस मतलब बहुत ज्यादा सतर्कता से, तो ये है सतर्कता से, सावधानी से, केयरफुली, प्रिसाइजली, थरली। गैमट का मतलब है स्तर, रेंज या स्पेक्ट्रम। स्पेयर हेड का मतलब है नेतृत्व करना, नेतृत्व करना, और एक्सटेंसिव का मतलब है विस्तृत या व्यापक, वाइड स्प्रेड या कॉम्प्रिहेंसिव। तो ये हुआ 4 साल के मेटिकुलसली प्लान्ड प्रोग्राम के चलते, जो बहुत ज्यादा सावधानी से, बहुत थरली जो योजना बनाई गई थी प्रोग्राम की, उससे इन्वॉल्विंग, जिसमें शामिल था गैमेट ऑफ एजेंसीज, मतलब एक पूरी रेंज थी एजेंसीज की, काफी बड़ी संख्या में एजेंसीज शामिल थी। स्पेयर हेडेड, जिसका नेतृत्व किसने किया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब हो गया स्थानीय स्वशासन, जो सरकारी विभाग है उसके द्वारा। अलोंग साइड, अलोंग साइड का मतलब है के साथ साथ, टुगेदर विद इसको कह सकते हो आप, अलोंग साइड का मतलब कह सकते हो टुगेदर विद। इसमें और कौन शामिल था, और शामिल थी एक्सटेंसिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब व्यापक स्तर का सामुदायिक भागीदारी भी। तो दिस की वर्ब तो रिजल्टेड हो गई, ठीक है, रिजल्ट के साथ फ्रॉम लगा है तो इससे हुआ। अच्छा, रिजल्ट इन लग जाता तो इसका मतलब होता ये इसमें चेंज हो गया, ठीक है, अगर दिस रिजल्टेड इन करता तो ये चीज इसमें तब्दील हो गई। ये कह रहा है कि ये निकलकर किससे आया है, क्या सोर्सेज रहे होंगे, इसलिए फ्रॉम लगा है। मेटिकुलसली एडवर्ब है, प्लान्ड एडजेक्टिव है, प्रोग्राम नाउन है, और प्रोग्राम की दोनों स्पेलिंग्स हो सकती हैं, PROGRAM भी हो सकती हैं और PROGRAMME भी हो सकती है। ये वाली स्पेलिंग जो नीचे वाली है ब्रिटिश इंग्लिश की स्पेलिंग है, और ये जो ऊपर वाली स्पेलिंग है ये अमेरिकन इंग्लिश की स्पेलिंग है। तो दोनों में बस इतना ही फर्क है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन, दोनों का मीनिंग सेम है, बस अमेरिकन ब्रिटिश वेरिएंट है। इन्वॉल्विंग, शामिल करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है।
तो ये 4 साल का जो बहुत ज्यादा सावधानी से केयरफुल तरीके से जिस प्रोग्राम की योजना बनाई गई थी, जिसमें शामिल था अ गैमट ऑफ एजेंसीज, जिसमें एक रेंज शामिल थी। ये नाउन है, ये प्रेपोजिशन है, ये नाउन है, ठीक है। एजेंसीज की एक रेंज शामिल थी जिसका नेतृत्व किया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने। साथ साथ में यहाँ पे व्यापक स्तर पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी रहा, अलोंग साइड जो है वो प्रेपोजिशन का काम करेगा यहाँ पे। आगे चलिए, इट वॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग, इट सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है। तो ये ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, ठीक है। ये कब की बात है? ये बात है पहली कैबिनेट मीटिंग की। और पहली कैबिनेट मीटिंग किसकी? सेकंड एलडीएफ गवर्नमेंट, दूसरी बार जो सरकार बनी है एलडीएफ सरकार, एलडीएफ वहां पार्टी का नाम है। लेड बाई, इसका नेतृत्व किसने किया? पिनरई विजयन, इन्होंने किया। इन मई 2021, 2021, मई 2021 की बात है। दैट द, तो ये तब की बात है जब क्या हुआ? द एक्सट्रीम पॉवर्टी एजुकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। उस समय ये वाला जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया। पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है फिर समझ लो। इट वॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग ऑफ द सेकेंड एलडीएफ गवर्नमेंट, ये दूसरी जो एलडीएफ गवर्नमेंट थी जिसका नेतृत्व पिनरई विजयन ने किया मई 2021 में, उस समय की बात है जब ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। बात क्लियर है क्या? अब ये मई के पहले इन इसलिए आ रहा है कि पर्टिकुलर मंथ या ईयर होगा तो इन लगता है। अगर पर्टिकुलर कोई मंथ या ईयर की बात करोगे तो हम बात यूज करेंगे इन, और पर्टिकुलर डे या डेट की बात करोगे तो लगाते हैं ऑन। क्लियर? आगे चलिए, खुद से करना चाहें तो कर लें एक बार आप। देखिए, सक्सेसिव स्टेट गवर्नमेंट, सक्सेसिव का मतलब है एक के बाद एक, क्रमबद्ध, लगातार, ठीक है। क्रमबद्ध भी कह सकते हो, एक के बाद एक वैसे ज्यादा ठीक रहेगा ये वाला, एक के बाद एक। इम्पॉवरिज्ड का मतलब है गरीब, पुअर, डेस्टिट्यूट, डिप्राइव्ड। सक्सेसिव स्टेट गवर्नमेंट्स, एक के बाद एक राज्य सरकारें आई। सब्जेक्ट डिजर्व क्रेडिट, इनको श्रेय, मतलब ये डिजर्व करती हैं कि इनको श्रेय दिया जाए, ये क्रेडिट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डिजर्व का मतलब है कि ये योग्यता रखते हैं इस चीज की कि इनको श्रेय मिले। किसके लिए? केरला पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, इस चीज के लिए केरला का जो पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट है, लोगों पर आधारित जो विकास है, एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, और विकेंद्रीकृत योजना, ये सब्जेक्ट, ये एडजेक्टिव। डिसेंट्रलाइज का मतलब जब कोई चीज केवल एक के हाथ में नहीं हो, आपके पास पावर जो है वो और बहुत सारे चीजों में बटा हुआ हो, ठीक है। जैसे कि केंद्र सरकार है, अब केवल केंद्र के अधीन होगा तो फिर वो सेंट्रलाइज्ड होगा, लेकिन वो पावर स्टेट में बट गया। स्टेट से फिर जैसे हमने कहा अभी लोकल गवर्नमेंट्स में बट गया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से बट गया। तो ये सब है डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, विकेंद्रित है तो विकेंद्रित योजना। विच इंश्योर्ड, जिसने सुनिश्चित किया, ये सब्जेक्ट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। इसकी वर्ब जो है वो इंश्योर्ड है, जिसने सुनिश्चित किया कि ये कंजंक्शन है। पॉवर्टी रिड्यूस्ड फ्रॉम, कि गरीबी कम हुई, पहले इतना था 1973-74 में, 11-12 में ये आ गई 11.3% पर। फिर समझिए, एक के बाद एक राज्य सरकारें क्रेडिट डिजर्व करती है, उनको श्रेय मिलना चाहिए केरला के पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के लिए, जिसने सुनिश्चित किया। अब ये जिसने विच जो है इन दोनों चीजों के लिए आ रहा है, इस डेवलपमेंट और प्लानिंग के लिए, जिसने सुनिश्चित किया कि गरीबी रिड्यूस हुई, ठीक है। इतना स्तर से यहां तक पहुंची, तो ये शुरुआती स्तर है, स्टार्टिंग रेंज है। स्टार्टिंग रेंज के लिए हम लगाते हैं फ्रॉम, और ये लास्ट रेंज है, एंडिंग रेंज है, एंडिंग रेंज के लिए हम लगाते हैं 2। आगे है नीति आयोग नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब ये तो नाम है, इस इंडेक्स ने स्टेटेड, इसने कहा, स्टेटेड मतलब बताया, ठीक है। दैट कंजंक्शन, कंजंक्शन है तो फिर नया क्लोज, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब। तो इस इंडेक्स ने बताया कि केरला वॉज द लीस्ट इम्पोवरिस्ड, कि केरल जो है वो सबसे कम गरीब राज्य है। लीस्ट मतलब सबसे कम। ये किससे बना? ये लिटिल से बना। लिटिल डिग्री पॉजिटिव होती है, लेस कंपैरेटिव होती है, लीस्ट सुपरलेटिव होती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इस इंडेक्स ने स्टेट किया, इस इंडेक्स ने बताया कि केरला लीस्ट इम्पोवरिस्ड स्टेट था,
बेस्ड ऑन दी हेड काउंट रेशियो, जो आधारित है किस पर, ये बात किस आधार पे कही, हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट का मतलब इन्होंने हर व्यक्ति को काउंट कर लिया उस अनुपात से, ठीक है। जनसंख्या जो है राज्य की, उस आधार पर जो इन्होंने रेशियो निकाला, उसके आधार पर, है ना, इसके आधार पर इन्होंने बात कही। इंपोज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव होगा और ये यहाँ पे नाउन होगा। लीस्ट डिग्री सुपरलेटिव है इसलिए द लगा रखा है, ठीक है भाई। आगे चलिए, खुद से पढ़ लीजिए पहले। जस्ट 0.55% ऑफ केरला पॉपुलेशन, तो केरला की जितनी भी जनसंख्या है उसका केवल इतना प्रतिशत। याद रखिए, प्रतिशत जब भी आएगा तो वहां पे हमेशा क्रिया जो है वो सिंगुलर आती है। कब? जब अनकाउंटेबल नाउन हो। पॉपुलेशन जो है वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। पीपल काउंटेबल है, पॉपुलेशन अनकाउंटेबल है। लेकिन याद रखें कि परसेंटेज अगर लिखा हुआ हो, ये तो परसेंट लिखा हुआ है, परसेंटेज लिखा हुआ हो तो उसको हमेशा ही अनकाउंटेबल मानना है। और अनकाउंटेबल मानना है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन परसेंट है तो फिर देखिए कि नाउन कैसी है। नाउन प्लूरल है तो फिर वर्ब प्लूरल भी आ सकती है। अगर नाउन सिंगुलर है, जैसे यहाँ पे सिंगुलर है, चूंकि अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर ही होगी, तो क्रिया भी सिंगुलर आ रही है। तो केरला की जनसंख्या का केवल इतना प्रतिशत, वो मल्टी डायमेंशनली पुअर था। मल्टी डायमेंशनली का मतलब है वेरिडली कह सकते हो, है ना, डिफरेंट तरीके से कह सकते हो। मल्टी मतलब अनेक, बहुआयामी तरीके से, है ना, अलग अलग तरीके से पुअर था। मल्टी का मतलब बहु होता है, डायमेंशन का मतलब आयाम होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं। तो अलग अलग एस्पेक्ट को देखें तो ये अलग अलग एस्पेक्ट से पुअर थे। फार बिलो द नेशनल एवरेज, जो कि काफी कम था। फार जो है वो एक इंटेंसिफायर के रूप में यूज होता है कि कम तो था, लेकिन फार बिलो बहुत कम था राष्ट्रीय औसत से। राष्ट्रीय औसत कितना रहा? 14.96%। कह रहा है केरल की जनसंख्या का केवल इतना प्रतिशत ही मल्टी डायमेंशनली पुअर था, जो कि बहुत कम था राष्ट्रीय औसत से। राष्ट्रीय औसत तो इतना था और ये तो 1% भी नहीं है। इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड के साथ में ऑफ लगता है, तो ये ध्यान रखिए। और ओ प्रपोजिशन है तो आईएनजी लग गया। रिलाई, रिलाई के साथ ऑन लगता है। निर्भर होने के अर्थ में जो भी वर्ड्स आएंगे, चाहे रिलाई हो, चाहे डिपेंड हो, चाहे बैंक हो, चाहे हिंज हो, ठीक है, चाहे रेस्ट हो, इन सब में ही हम ऑन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये रिलाई में ऑन आ रहा है। सेल्फ एनरोलमेंट मतलब स्व नामांकन, सेल्फ रजिस्ट्रेशन इसको कह सकते हो आप, स्व पंजीयन। तो ये कह रहा है इंस्टीड ऑफ रिलाइंग ऑन सेल्फ एनरोलमेंट, तो अपने खुद के रजिस्ट्रेशन पर निर्भर होने की बजाय द गवर्नमेंट डिप्लॉयड, गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने डिप्लॉय किया। डिप्लॉय किया मतलब नियुक्त किया, नियुक्त करना। इन्यूमरेशन का मतलब, इन्यूमरेटर का मतलब होता है गणना करता, गणना करने वाले, काउंटिंग करने वाले। एब्जेक्टली पुअर का मतलब है बहुत ज्यादा गरीब, बहुत ज्यादा गरीब। वो था ना एक्सट्रीमली पुअर, एक्सट्रीम पोवर्टी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट ने लगाए लगभग, इसका मतलब है अराउंड, कितने लगाए? 4 लाख ट्रेंड इन्यूमरेटर, 4 लाख प्रशिक्षित गणनाकर्ता लगाए। सपोर्टेड बाई, सपोर्ट बाय मतलब इनको साथ किसका था? इनको सपोर्ट मिला रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब है स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत, लोकल बॉडी सिस्टम का, स्थानीय निकाय से तंत्र का, एंड कुदुमशरी वर्कर्स, है ना, ये वर्कर्स का। टू आइडेंटिफाई द एब्जेक्टली पुअर, किससे लगाया गया था इनको? टू आइडेंटिफाई। तो टू के साथ बेस फॉर्म है, इंफिनिटिव है ये, और इंफिनिटिव है, इसका मतलब ये क्या है? पर्पस बता रहा है, उद्देश्य बता रहा है। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था एब्जेक्टली पुअर को आइडेंटिफाई करना, बहुत ज्यादा गरीब को आइडेंटिफाई करना। फिर समझो भाई, इंस्टीड ऑफ रिलाइंग ऑन सेल्फ एनरोलमेंट, सेल्फ एनरोलमेंट पर आश्रित होने की बजाय, है ना, गवर्नमेंट ने लगभग 4 लाख प्रशिक्षित गणनाकर्ता लगाए, जिनको सपोर्ट था लोकल बॉडी सिस्टम का, कुदुमश्री वर्कर्स का। किस लिए लगाए? एब्जेक्टली पुअर जो हैं, एक्सट्रीमली पुअर जो हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। क्लियर है यहां तक? आगे चलिए। आफ्टर सेवरल लेवल्स ऑफ वेटिंग, वेट का मतलब है जांच, ठीक है। ये क्रिया को आईएनजी लगा के इसने नाउन बनाया है, वैसे वेट क्रिया होती है जांच। कंप्राइजिंग का मतलब होता है शामिल, शामिल करना,
ठीक है, कंटेनिंग या इंक्लूडिंग। आफ्टर सेवरल लेवल्स ऑफ वेटिंग, तो कई स्तर की जांच के बाद, आफ्टर यहां प्रेपोजिशन है, सेवरल यहां डिटर्मिनर है, लेवल्स यहां नाउन है, ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा तो नाउन या प्रोनाउन, तो ये नाउन है। कई स्तर की जांच के बाद 64,006 एक्सट्रीमली पुअर फैमिली, 64,006 बहुत ज्यादा गरीब परिवार, डैश लगा के आगे समझाया है, कंप्राइजिंग 1,03,099 इंडिविजुअल्स, इनको शामिल करते हुए, ठीक है, इनको शामिल करते हुए 1,03,099 इंडिविजुअल्स के शामिल करते हुए, मैनी लैकिंग बेसिक डॉक्यूमेंट, जिनमें से अनेकों के पास, मैनी यहां पे प्रोनाउन है, मैनी के बाद अगर नाउन आता है तो ये कहलाता है डिटर्मिनर, वरना ये कहलाता है प्रोनाउन। लैक का मतलब कमी होना, इसका मतलब होता है विदाउट, बी डेफिशिएंट ऑफ, ठीक है, इनके पास मूल दस्तावेज ही नहीं थे। वर आइडेंटिफाइड, अब ये कह रहा है कि इतने परिवारों को, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, इतने परिवारों की पहचान की गई, बेस्ड ऑन, किस आधार पर, बेस्ड के साथ ऑन लगता है। 4 पॉइंट क्राइटेरिया, क्राइटेरिया जो है वो क्राइटेरियन का प्लूरल है, क्राइटेरियन ये सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल है क्राइटेरिया, ठीक है, ये होता है दायरा कह सकते हो, 4 दायरों, 4 सूत्रीय या 4 बिंदुओं के दायरों के आधार पर। और दायरे क्या है, एक्सेस टू फूड, एक्सेस नाउन है तो टू लगता है इसमें, एक्सेस का मतलब होता है रीच, पहुंच, या एंट्री भी अर्थ हो सकता है, हालांकि यहां पे रीच होगा, इस आधार पर कि भोजन तक एक्सेस, हेल्थ तक एक्सेस, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मतलब आजीविका के साधन, और हाउसिंग अकोमोडेशन आवास, इस आधार पर। कई लेवल की जांच के बाद 64,006 एक्सट्रीमली पुअर फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया गया इन 4 बिंदुओं के आधार पर। बीच में इसने कहा इसमें ये इंडिविजुअल शामिल थे, इनमें से अनेकों के पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे, ठीक है, आगे देखिएगा। अ यूनिफॉर्म सोल्यूशन, यूनिफॉर्म का मतलब होता है समान, ठीक है, एकदम समान, एक समान हल, सबके लिए समान जो हल जो था, वॉज ये वर्ब है, ये इनएडिक्वेट जो है ये एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट है। इनएडिक्वेट का मतलब है इनसफिशिएंट, अपर्याप्त, तो एक जैसा हल जो है वो अपर्याप्त था। फॉर सच डाइवर्स नीड्स, इन इस अलग अलग प्रकार की आवश्यकताओं के, डाइवर्स का मतलब है विविध, इन अलग अलग आवश्यकताओं के लिए, भी किसी की आवश्यकता हाउसिंग थी, किसी की आवश्यकता एक्सेस टू हेल्थ है, किसी की आवश्यकता एक्सेस टू फूड है, वो 4 बताई थी वैसे। अच्छा, सच के बाद में कहानी यही रहती है कि या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाओ, और या अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाते हो सच के बाद तो उससे पहले ए या एन लगाओ, ठीक है, ये कहानी बनती है इसमें। तो एक यूनिफॉर्म सोल्यूशन जो था वो अपर्याप्त था इस प्रकार के डाइवर्स नीड्स के लिए, डाइवर्स यहां पे एडजेक्टिव का काम करेगा, नीड्स है वो नाउन है, इस प्रकार की आवश्यकता के लिए ये अपर्याप्त था। नेसेसिटेटिंग मतलब आवश्यक बनाते हुए, एन एक्सपेरिमेंट एक प्रयोग, इन वेलफेयर गवर्नेंस, अब ये आवश्यक मतलब इसका मतलब है मेक नेसेसरी, आवश्यक बनाते हुए इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एन एक्सपेरिमेंट की एक प्रयोग किया जाए, वेलफेयर गवर्नेंस का मतलब हो गया वो सिस्टम जो कि लोगों के कल्याण पर आधारित हो, गवर्नेंस का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन या सिस्टम होता है, वेलफेयर है इसका लोगों के कल्याण के लिए, परोपकार के लिए। और वो सिस्टम क्या है, कोलन लगा के बताया, द प्रिपरेशन ऑफ कस्टम मेड, कस्टम मेड का मतलब होता है टेलर मेड, इसका मतलब पर्सनलाइज्ड कह सकते हो, पर्सनलाइज्ड मतलब अलग अलग व्यक्ति के आधार पर। तो इसमें यह है द प्रिपरेशन ऑफ सेल्फ मेड माइक्रो प्लान्स, की तैयारी की जाए टेलर मेड या पर्सनलाइज्ड माइक्रो प्लान्स, माइक्रो प्लान छोटी छोटी योजनाएं बनाई जाएं, है ना, व्यक्तिगत आधार पर। फॉर ईच आइडेंटिफाइड फैमिली, हर एक पहचाने गए, जो भी आइडेंटिफाइड किया ना 64,000 जो भी बताया था, तो हर एक आइडेंटिफाइड फैमिली के लिए छोटी छोटी योजना बनाई जाए, उनके लिए पर्सनलाइज्ड योजना बनाई जाए। एंड द प्रोविजन, और प्रावधान, प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान, और प्रावधान यहां पे रखे जाएं इसेंशियल सपोर्ट के, ठीक है, आवश्यक सपोर्ट। अच्छा, प्रोविजन का मतलब सप्लाई भी होता है, आपूर्ति भी होता है, ठीक है, और आपूर्ति हो ऐसा समझ लो, किस चीज की, जो भी आवश्यक सपोर्ट चाहिए, जैसे कि सचेत उदाहरण देने के लिए आता है, जैसे कि आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, जैसे कि पहचान पत्र उनके पास नहीं थे तो वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाए जाए उनको, हाउसिंग घर दिए जाएं, आजीविका वाले जो हैं
वो रेगुलर मेडिसिन, नियमित दवाइयां दी जाए, कुक्ड मील्स, पका हुआ भोजन दिया जाए। पैलिएटिव केयर मतलब राहत देने वाली केयर, राहत प्रदान करने वाली देखभाल, ठीक है, मतलब जिसमें कंफर्टेबल फील कर सको वो केयर दी जाए। एंड इन सम केसेस, और कुछ केसेस में ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स की सुविधा, अंग प्रत्यारोपण ये भी का किया जाए, ठीक है। फिर समझ लो, एक यूनिफॉर्म सोल्यूशन तो अपर्याप्त था इस प्रकार अलग अलग आवश्यकताओं के लिए। इससे क्या हुआ, यह आवश्यक हो गया कि वेलफेयर गवर्नेंस का में एक प्रयोग किया जाए। प्रयोग क्या था कि प्रिपरेशन जो है वो कस्टम मेड माइक्रो प्लान्स की हो, तैयारी किसकी की जाए, पर्सनलाइज्ड स्तर पर छोटी छोटी योजना बनाई जाए हर एक पहचाने गए परिवार के लिए। और क्या किया जाए, आपूर्ति की जाए, सप्लाई की जाए, आवश्यक जो भी उनको सपोर्ट चाहिए था, हेल्प चाहिए थी, जैसे कि इन इन चीजों की हेल्प, ये सब करवाया जाए, ठीक है। तो ये हो गया आज का एडिटोरियल। अब आप एक बार ये मैच द कॉलम एक्सरसाइज करने की कोशिश करिए, देखिए। देखिए इरेडिकेशन का मतलब उन्मूलन होता है, तो इसमें पीपल हु कलेक्ट, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग समथिंग कंप्लीटली, बी आ जाएगा। मेटिकुलसली का मतलब है केयरफुल एंड डिटेल्ड प्लानिंग और एक्शन, डी ये आ जाएगा ना, द प्रोसेस मेडिकल केयर पीपल, ठीक है। इन्यूमरेटर का मतलब कलेक्ट डेटा एंड कंडक्ट सर्वेज, सर्वेयर्स होते हैं ये, गणना करता होते हैं, ए। और लाइवलीहुड क्या होता है, मीन्स ऑफ अर्निंग, आजीविका, ई। और पैलिएटिव केयर का मतलब प्रोसेस, सॉरी, मेडिकल केयर दैट रिलीव्स पेन, मतलब कंफर्ट देने वाली केयर, तो आ जाएगा सी, ठीक है। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।